हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अखिलेश राघव यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। हम पॉलिटी में जिस टॉपिक पर बात कर रहे थे वो टॉपिक कल हमने कौन सा किया? फंडामेंटल ड्यूटी। कितने मौलिक कर्तव्य थे? 11। जो 11 मौलिक कर्तव्य थे उनमें पहला किससे संबंधित था? हाँ, संविधान की संवैधानिक संस्थाओं की पालना करें, राष्ट्रगान राष्ट्रध्वज सम्मान करें इनका। इसमें जो आर्टिकल हैं भाग 4 का कितने अनुच्छेद बताए थे? एक आर्टिकल है और एक आर्टिकल के अंदर कितनी बातें लिखी हुई हैं? 11 बातें। और जो 11 बातें लिखी हुई हैं वही हमारी क्या थी? फंडामेंटल ड्यूटीज थी, मूल कर्तव्य थे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो संविधान का भाग 5। ये संबंधित किससे है? संघ से। ये 5 भाग, संविधान का भाग 5, इसका संबंध किससे है? संघ से। अगर बात की जाए राज्य से संबंध कौन से भाग का है? राज्य से संबंधित भाग कौन सा है? भाग 6। अगर मैं आपसे पूछूं नागरिकता से संबंधित भाग कौन सा है? नागरिकता से संबंधित भाग कौन सा है? भाग 2। अच्छा, भाग 1 का संबंध किससे है? संघ और राज्य क्षेत्र से। भाग 3 का संबंध किससे है? मूल अधिकारों से, फंडामेंटल राइट। अगर बात करें हम भाग 4, तो भाग 4 का संबंध किससे था? डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 का हमने पढ़ा, का है तो इसको बाद में जोड़ा, और कब जोड़ा? बाद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक क्या है? संघ। ये संविधान के किस भाग में है? 5वें भाग में है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक हैं? तो 52 से लेके 151 तक हैं। अब संघ की जितनी भी इकाइयाँ होती हैं वो सभी इकाइयाँ संघ की हमें कहाँ मिल जाएंगी? भाग 5 के अंतर्गत। संघ की जो इकाइयाँ मिलेंगी उनका हम एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। जैसे मैंने बात की संघ सरकार, संघ सरकार। अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? अगर हम पहली बात करें, दूसरी बात करें, तीसरी बात करें और एक 4th पॉइंट और हमें देखना है। अगर हम पहली बात करें जिसमें अनुच्छेद हमारे अनुच्छेद 52 से कहां तक? 61 तक देखने हैं, 62 तक? 52 से 62 तक। अनुच्छेद 52 से 62 तक ये किससे संबंधित है? हाँ, राष्ट्रपति से। किससे संबंधित है? राष्ट्रपति से। अब एक बात बताओ, राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका का हिस्सा है या व्यवस्थापिका का है या फिर न्यायपालिका का है या इनमें से कोई नहीं? राष्ट्रपति को हम किस में शामिल करेंगे बताओ? चलो, इसके मैं 3 भाग कर रहा हूं। पहले 51 से 78। ये अनुच्छेद 51 से 78 हम पढ़ेंगे। इसका संबंध किससे होगा? कार्यपालिका से। किससे संबंध होगा? कार्यपालिका से। अगर मैं बात करूं 79 से कहां तक? 1 2 3 123। इसका संबंध किससे होगा? व्यवस्थापिका से। इसका संबंध किससे है? व्यवस्थापिका से। अगर मैं बात करूं 124 से 147 तक, इसका संबंध किससे है? न्यायपालिका से। ये आर्टिकल हमारे किससे संबंधित हैं? न्यायपालिका से। न्यायपालिका। अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 148 से कहां तक? 151 तक। इनका संबंध अपना किनसे है भाई? हाँ, इनका संबंध किससे है? 151 तक नहीं चल रहा, छोड़ो। 151 इसका संबंध किससे है? कैग से। किससे है? कैग। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है, भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक किस आर्टिकल से संबंधित है? तो आपको 148 बताना है। अगर पूछा जाए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है किस अनुच्छेद में है?
76 76 नंबर। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कहां से कहां तक हैं, तो 52 से लेकर 62 तक। बात क्लियर हो गई। अब ये जो बात है जिसमें हमें कार्यपालिका देखनी है, और दूसरी हमें व्यवस्थापिका देखनी है, और तीसरी हमें न्यायपालिका देखनी है। अगर मैं इनकी बात करूं, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, अब देखो हम बात किसकी कर रहे हैं, संघ की, संघ की बात करना है। अब हमारे यहाँ जो शासन व्यवस्था है वो संसदीय शासन व्यवस्था है। कैसी शासन व्यवस्था है, संसदीय शासन व्यवस्था। अच्छा, कुछ देश ऐसे हैं जहाँ संसदीय शासन व्यवस्था नहीं है, वो कौन सी व्यवस्था कहलाती है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, अमेरिका। और भारत में अब जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है और संसदीय शासन व्यवस्था है, इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होगी उसमें जो राष्ट्र का प्रमुख होगा वो वहां का राष्ट्रपति होगा। ठीक, इसमें जो व्यवस्थापिका है और कार्यपालिका है वो दोनों एक ही होती हैं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में, जबकि संसदीय शासन व्यवस्था में थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है कि जो संसदीय शासन व्यवस्था होती है इसमें जो हम बात कर रहे हैं कार्यपालिका की, इस कार्यपालिका का नाम मात्र का अध्यक्ष भी होता है और वास्तविक अध्यक्ष भी होता है। कौन सी शासन व्यवस्था में, संसदीय शासन व्यवस्था में। तो हमारे यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था है तो कार्यपालिका का एक तो वास्तविक अध्यक्ष पूछा जाता है या प्रमुख व्यक्ति पूछा जाता है, और दूसरा जो वास्तविक नहीं है, अवास्तविक जिसको कहना चाहिए, नाम मात्र का जिसको कहना चाहिए, वो नाम मात्र का कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वही हमारे यहाँ राष्ट्रपति होता है, जबकि वास्तविक शक्ति किसके अंदर होती है, प्रधानमंत्री के अंदर होती है। काम वही होगा जो प्रधानमंत्री चाहेगा। हालांकि राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका है, बिना इसके कुछ नहीं होगा। लेकिन समस्या ये है कि जो अनुच्छेद हम 74 पढ़ते हैं उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर मंत्रिमंडल ने, मंत्रिपरिषद ने जो सलाह राष्ट्रपति को भेजी वो केवल एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, लेकिन अगर दोबारा भेज दी तो राष्ट्रपति को वो काम करना ही पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वास्तविक प्रधान कौन हुआ, फिर प्रधानमंत्री हुआ। बात क्लियर हो गई। तो आज जिस टॉपिक पे हमें बात करनी है वो टॉपिक अपना कौन सा है, वो टॉपिक कौन सा है जिस पे बात करनी है, राष्ट्रपति। ठीक, देखो इसमें अगर हम बात करें राष्ट्रपति, इससे संबंधित अनुच्छेद कौन से होंगे, 52 से लेके 62 तक, 52 से लेके 62 तक। अब इनमें जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहली बात तो किस आर्टिकल में क्या है, ऐसी बातें पूछी जाती हैं। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक लिख दे रहा हूं, उसके बाद आपको एक एक आर्टिकल के बारे में ठीक से बता दूंगा। क्योंकि सीधा सीधा कभी कभी पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति की योग्यता किस अनुच्छेद में है, शपथ का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो इम्पीचमेंट चलता है वो किस महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। तो ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसलिए मैं आपको जिस आर्टिकल में जो बातें लिखी हैं उनमें विस्तार से बाद में पढ़ लेंगे, पहले आर्टिकल में देख लो लिखा क्या क्या है। देखो एक ट्रिक लिख रहा हूं, पक्का चुनरी का पुनर्योग, शर्त शपथ महाभियोग, शर्त शपथ महाभियोग। महायोग ये किस अनुच्छेद में आएगा, 61। अगर हम बात करें राष्ट्रपति की शपथ किस में आएगी, 60। राष्ट्रपति के लिए क्या कंडीशंस होंगी, शर्तें क्या होंगी, किस में आएगी, 59। राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या होंगी, किस में आएगी, 58। राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की बात जो कही गई है वो किस में कही गई है, हाँ पुनः निर्वाचन। अभी एक एक की बात कर लेंगे। यहां पे 57 लिख दे रहा हूं, और 57 में कौन सी बात है, पुनः निर्वाचन। इसके बाद 56 में क्या है बताओ,
56 में कार्यकाल, 56 में क्या है? कार्यकाल, कार्यकाल। इसके बाद कौन सा आएगा? 55, 55 में क्या है? 56 में कार्यकाल, 55 में क्या बताओगे? हाँ, निर्वाचन पद्धति, निर्वाचन की रीति, निर्वाचन की रीति या पद्धति। इसके बाद किस पे? 55 से पहले कौन सा आएगा? 54, 54 में क्या है? निर्वाचक मंडल, 54 में क्या है? निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल। 53 में क्या है? हाँ, कार्यपालिका संबंधी शक्ति, ठीक है, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। अगर हम बात करें अनुच्छेद 52, तो 52 में क्या है? राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। 52 में क्या है? राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। अब एक बार इसको फिर देख लो, फिर सुन लो। पका चुंडी का पुनर्योग, शर्त शपथ महाभियोग, बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। फिर दोहरा लो इसको। पका चुंडी का पुनर्योग, शर्त शपथ महाभियोग। पासे क्या है? राष्ट्रपति का पद, पद जो होगा उसके पद का उल्लेख अनुच्छेद किस में है? 52 में। अगर हम 53 की बात करें तो कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियां किस में निहित होंगी? राष्ट्रपति में। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? 53। अनुच्छेद 54 क्या कहता है? अनुच्छेद 54 किसकी बात करता है? निर्वाचक मंडल की, कि निर्वाचक मंडल में किसको शामिल किया जाएगा, कौन कौन होंगे, अभी मैं बात करूंगा। निर्वाचक मंडल। अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 55, 55 किसकी बात करता है? हाँ, निर्वाचन की पद्धति, प्रणाली कौन सी होगी, चुनाव किस तरीके से होगा, ये कहां दे रखा है? अनुच्छेद 55 में। अगर मैं अनुच्छेद 56 की बात करूं तो अनुच्छेद 56 क्या कहता है? कि जो राष्ट्रपति चुने गए हैं, निर्वाचित हुए हैं, उनका कार्यकाल कितना होगा, ये कौन सा आर्टिकल बात करता है? 56। अनुच्छेद 57 क्या कहता है? कि जो राष्ट्रपति, ये पुनः निर्वाचन संबंधी बात कौन सा करता है? 57। अगर मैं 58 की बात करूं तो राष्ट्रपति की योग्यता क्या होगी, इसकी बात करता है। अनुच्छेद 59 की बात करें तो उसके लिए कंडीशंस क्या होंगी, इसकी बात करता है। अगर मैं 60 की बात करूं तो राष्ट्रपति शपथ किस बात की लेते हैं, इसकी बात करेगा। और महाभियोग में राष्ट्रपति को अगर हटाना पड़े पद से तो उसकी प्रक्रिया का उल्लेख जो देखा है वो किस में है? अनुच्छेद 61 में। बातें याद हुई? सबके सब महत्वपूर्ण हैं, बार बार पूछे गए हैं, इनको आप देख लो, एक बार देख लो, 2 बार देख लो, 4 बार देख लो, याद रखने ही रखने। बात क्लियर हो गई? अब देखो, सबसे पहला अनुच्छेद कौन सा? 52। ये क्या कहता है? कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और ये जो राष्ट्रपति होगा, यहां पे 2 शब्दों का उल्लेख है, ही एंड सी, स्त्री और पुरुष, कोई भी भारत का राष्ट्रपति हो सकता है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? द्रौपदी मुर्मू। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? जगदीप धनखड़। इन दोनों क्वेश्चनों को ध्यान रखना है। दूसरी बात, अनुच्छेद 53 क्या कहता है भाई साहब, इसकी भी बात कर लो। अनुच्छेद 53 कौन सी बात कहता है? कि कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियां किसमें निहित होंगी? राष्ट्रपति में निहित होंगी। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है? लेकिन इन शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थों के द्वारा करेगा। अधीनस्थ का मतलब यहां पे क्या है? अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से करेगा, इसका मतलब क्या है? चलो, राष्ट्रपति, हाँ, अनुच्छेद 53 में क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति, हाँ, कार्यपालिका का
बताओ। यानी राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, ऐसे कर लो। या कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, ऐसे पढ़ लो। ठीक, कैसे कर लो। प्रेसिडेंट में कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियां निहित होती हैं। राष्ट्रपति में कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियां निहित होती हैं, लेकिन आगे जो लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन वह इन शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थों के सहयोग से करेगा। अपने अधीनस्थों के सहयोग से करेगा। अब देखो इसमें ऐसी कौन सी बात है कि ये इंपॉर्टेंट बात हो गई, इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो लाइन जो नीचे लिखी है, यही लाइन ऐसी है कि राष्ट्रपति को ये नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख बना देता है। कौन सी लाइन नीचे बनी कि यहाँ पे जो अधीनस्थ होंगे, जो मंत्रिमंडल होगा, उसकी सिफारिश पर या मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर जो काम करेगा, वो अधीनस्थ कौन होंगे? जो मंत्रिपरिषद की हम बात कर रहे हैं, उनकी सिफारिश पर अगर ये काम करेगा तो ये अब क्या हो गया? नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख हो गया। यही लाइन राष्ट्रपति जी को नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख बना देती है। आगे देखें, आर्टिकल अनुच्छेद कौन सा है? अब 54। अनुच्छेद 54 में कौन सी बात लिखी है बताओ? हाँ, निर्वाचक मंडल। अब राष्ट्रपति को अगर हमें बनाना है, अच्छा एक बात बताओ, चलो पूरी प्रोसेस बताता हूँ, सुन लो पहले, अभी लिखवा दूंगा। अगर कोई आपसे पूछे एक साधारण सा क्वेश्चन, मान लो किसी ने इंटरव्यू लिया और आपसे पूछा आप क्या राष्ट्रपति बन सकते हैं? आप क्या राष्ट्रपति बन सकते हैं? आप राष्ट्रपति बन सकते हैं क्या? अरे बड़े आसान सा क्वेश्चन है और पूछा हुआ क्वेश्चन है। सिर्फ इतनी सी बात पूछी जाए कि आप क्या राष्ट्रपति बन सकते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? हाँ या ना? नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? उसमें जो पहली कंडीशन है, पहली योग्यता है, वो ही हम पूरी नहीं कर पाएंगे आज की स्थिति में। और पहली योग्यता क्या है? राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। क्या 35 वर्ष के आप हैं? नहीं है। दूसरी बात, अगर आपसे कहे कि आप कोई पर्चा भर के आ सकते हैं, बताओ, कोई पर्चा वर्चा भर के रजिस्ट्रेशन करवा के कि हमें चुनाव लड़ना है, आ सकते हैं? अब आप कहो कि जा तो सकते हैं, ज़्यादा रुपए जाते भी नहीं है, 15,000 रुपये की करीब जमा होती है फीस और चले जाएंगे, लेकिन नहीं जा सकते। आपको कम से कम 50 प्रपोजल और 50 अनुमोदक सेकेंडर्स और प्रपोजल होने चाहिए 50-50, यानी कि 100 विधायक या सांसद आपके साथ हों, तब तो आप पर्चा भर पाएंगे। इस स्थिति में है क्या? 100 की तो बात छोड़ो, एक आदमी साथ जाने की भी बात छोड़ो, अगर तुमसे ठीक से बात कर लेना तो बड़ा नसीब वाला समझना। नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारी हैसियत तो दिखाई दे रही है। कोई सांसद बात करेगा क्या? नहीं करेगा। तो देख लो घर की पोजीशन क्या है। राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने की आप सोच रहे हो कि हाँ हो सकता है पर्चा हम भर दें, नहीं भर पाएंगे। दूसरी बात, अब देखो अनुच्छेद 54 ये कहता है कि जो राष्ट्रपति को जो वोटिंग करेंगे ये लोग कौन होंगे? राष्ट्रपति को जो वोट डालेंगे ये लोग कौन होंगे? अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप राष्ट्रपति को वोट डालते हैं? नहीं डालते हैं। डालते हैं। वो हम लोग, जो जनता जो वोट करती है ना राष्ट्रपति को, वो इनडायरेक्ट रूप से करती है। डायरेक्ट रूप से तो हम नहीं डालते। डायरेक्ट रूप से तो हम तो सांसद को चुनते हैं या विधायक को चुनते हैं, एमएलए को चुनते हैं, एमपी को चुनते हैं। लेकिन जो एमएलए एमपी हैं वो किसको जाके चुनते हैं? राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को। तो डायरेक्ट तो हम पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से हम करते हैं।
बात क्लियर हो गई। अब जो राष्ट्रपति जी हैं, अनुच्छेद 54 में मैं किसकी बात कर रहा था, निर्वाचक मंडल, ठीक, जो इलेक्टोरल कॉलेजियम होगा इसकी हम बात करेंगे। क्या लिखा हुआ है, निर्वाचक मंडल। अगर हम निर्वाचक मंडल की बात करें तो निर्वाचक मंडल एक ऐसा मंडल है जिसमें वो लोग शामिल होंगे जो राष्ट्रपति को वोट करेंगे, ठीक। अब इसमें कौन कौन शामिल होंगे, दो तीन बातें ध्यान रखनी है, बड़ी आसान सी बात है। हाँ, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। पहली बात क्या, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, बात क्लियर हो गई। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, पहली बात। दूसरी बात कौन सी है बताओ, दूसरी बात, राज्यों के या राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तीसरी बात, पहले तो जो दो लोग थे 1990 तक तो दो ही लोग वोट डालते थे, 1990 तक। 92 में एक थोड़ा इसमें संशोधन कर दिया, और 92 में क्या संशोधन कर दिया हमने, 70वां अमेंडमेंट किया। 70वां हम अमेंडमेंट कर रहे हैं, उसके द्वारा हमने 1992 में दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं को शामिल कर लिया। दिल्ली और पांडिचेरी की जो विधानसभाएं हैं उनको हमने शामिल कर लिया, कब, 1992 में। 1992 से पहले केवल या तो राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य वोट करते थे या फिर संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य वोट करते थे। 1992 से हमने क्या प्रावधान कर दिया, लिख दे रहा हूं यहाँ पे, 70वां संविधान संशोधन द्वारा हमने क्या काम कर दिया, ये 70वां संविधान संशोधन कब किया हमने, 1992 में। और यहाँ पे क्या प्रावधान कर दिया, जो दिल्ली है और दूसरी पांडिचेरी है, यहाँ के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के सदस्य। बात क्लियर हो गई। आज की डेट में अगर हम बात करें तो आज की डेट में जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होगा, इलेक्टोरल कॉलेजियम होगा, जो इसमें कौन कौन शामिल होगा, संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होंगे, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य शामिल होंगे, और जो दिल्ली और पांडिचेरी है यहाँ की विधानसभाओं के सदस्य पहले शामिल नहीं होते थे। इसको हमने 70वां अमेंडमेंट द्वारा 1992 में इनके विधानसभाओं के सदस्यों को हमने निर्वाचक मंडल में शामिल कर लिया। बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पे मैंने एक बात लिखी, निर्वाचित। भाई साहब निर्वाचित क्यों लिखा, अगर मैं संसद के सदस्यों की बात करूं तो संसद के जो दोनों सदन मैंने लिखा है, ये सदन कितने होते हैं भाई साहब, सदन कितने होते हैं, दो, एक अपना लोकसभा और दूसरी अपनी राज्यसभा। संसद के सदन कितने होते हैं, दो। अगर आपसे पूछा जाए कि अंग कितने होते हैं तो 3, सदन पूछे जाए तो 2, अंग पूछे जाए तो 3। अंग में जो प्रेसिडेंट है वो शामिल होता है। 2 सदन होते हैं, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस। अब ये जो अपर हाउस और लोअर हाउस हैं, अगर मैं बात करूं कि लोकसभा में सदस्य संख्या कितनी होती है, लोकसभा में सदस्य संख्या कितनी होती है, 545। कितनी होती है, 545, जिनमें से 2 जो हैं वो मनोनीत होते हैं। लोकसभा में कितने मनोनीत होते हैं, 2। और जो 2 जो मनोनीत होते हैं वो कौन होते हैं, एंग्लो इंडियन। 2 मनोनीत जो होते हैं लोकसभा में वो कितने होते हैं, एंग्लो इंडियन। राज्यसभा में कितने लोग मनोनीत होते हैं, 12। राज्यसभा में कितने, 12। टोटल मनोनीतों की संख्या अगर पूछी जाए कितने होते हैं तो 14। लेकिन फिर भी आज की डेट में क्या लिखा है, आज की डेट में
जो 2019 में हमने थोड़ा इसमें करेक्शन कर रखा है, और करेक्शन क्या क्यों कर रखा है, जरूरत भी नहीं थी। ऐसा था, एंग्लो इंडियन के लिए लोकसभा में 2 सीटें निर्धारित की गई कि अगर ये चुनकर कहीं से नहीं आए तो ऐसे 2 लोगों को जो एंग्लो इंडियन हैं, जो बाहर के लोग हैं, भारत में रह रहे हैं, नागरिकता है, ऐसे लोगों को हम यहाँ पे संसद में 2 सदस्यों को रखेंगे। लेकिन हुआ क्या, 2012 से जो एक व्यक्ति है ड्यूरेक ओबराय, पश्चिम बंगाल से है, तृणमूल कांग्रेस से है, वो व्यक्ति चुन के आ गया। और जब एंग्लो इंडियन चुन के आ रहा है तो फिर उसको मनोनीत करने की जरूरत क्या रह गई थी, और इसीलिए हमने जो लोकसभा में 2 नए सदस्यों को मनोनीत नहीं किया। बात समझ में आई। अब मनोनीत हम जो नहीं कर रहे हैं तो इसीलिए नहीं कर रहे हैं, जब व्यक्ति चुन के आ रहा है तो मनोनीत करने की जरूरत भी क्या है। बात समझ में आई। अब यहाँ पे जो एक बात और है कि राष्ट्रपति को ये जो लोकसभा या राज्य की विधानसभा, यहाँ पे जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे भाई साहब? जैसे मैंने कहा कि लोकसभा में या राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य हैं वो भाग नहीं लेंगे। अब क्यों नहीं लेंगे? संसद के सदस्य नहीं है क्या? इन्हें भी सारे वो अधिकार प्राप्त हैं जो निर्वाचित होकर आए हैं, फिर क्यों नहीं लेंगे? फिर ये इसका कारण ये है कि ये जो मनोनीत सदस्य हैं, ये मनोनीत करता कौन है? प्रेसिडेंट करता है। और जिस व्यक्ति ने मनोनीत किया है वही व्यक्ति अगर चुनाव लड़ रहा है तो यहाँ तो ये हितों का टकराव होगा इनके, अर्थात ये लोग इनको वोट नहीं कर सकते। जिसने चुना है वही उसे वोट कर रहा है, तो ये कोई जो नेचुरल जस्टिस है उसके खिलाफ है, प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। बात समझ में आई। अब दूसरी बात, जो राज्यपाल है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राज्यपाल जो नियुक्त करता है वो एंग्लो इंडियन की नियुक्ति एक व्यक्ति की राज्यों की विधानसभा में कर सकता है। अब राज्य की विधानसभा में जो व्यक्ति राज्यपाल ने नियुक्त किया है, अब वो भी वोट नहीं करेगा। अब आप कहोगे कि राज्यपाल ने नियुक्त किया है, राष्ट्रपति ने तो नहीं किया है, इसे तो वोट करना चाहिए, लेकिन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? फिर देखिए, राष्ट्रपति ने नियुक्ति किसकी की? राज्यपाल की। और राज्यपाल ने नियुक्ति किसकी कर दी? राज्य में एंग्लो इंडियन की। तो यहां फिर वही बात होगी, हितों का टकराव हो गया। अरे भाई, सीधी नाक ना पकड़ी, घुमाई के पकड़ ली। बात तो वही है भाई, नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा ही हुई। राष्ट्रपति ने राज्यपाल को चुना, राज्यपाल ने उसको चुन दिया। तो यही कारण है कि जो 14 सदस्य ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग नहीं लेंगे। मेरे विचार से सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। आज की डेट में हम बात करें तो 28 राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भाग लेंगे, दिल्ली और पांचेरी की विधानसभाओं के सदस्य भाग लेंगे, और कहाँ के? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। बात क्लियर हो गई। अच्छा, अगर मैं आज की डेट में आपसे पूछूं कि राज्यसभा के कितने सदस्य भाग लेते हैं, आंसर क्या बताओगे? राज्यसभा के कितने सदस्य भाग लेते हैं? 200। अरे भाई, 245 हैं, उनमें से आप 12 हटा लो, कितने बचे? 233। अच्छा, एक बात और, अगर मान लो कोई सांसद अपने पद पर नहीं है, इस्तीफा दे दिया, या फिर इस्तीफा नहीं दिया, किसी भी तरह डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, ऐसी स्थिति में क्या राष्ट्रपति चुनाव होगा? बताओ, ऐसी स्थिति में क्या राष्ट्रपति चुनाव होगा? होगा। अच्छा, दूसरी कंडीशन, मैंने कहा कि राज्य के विधानसभा के सदस्य वोट देते हैं, किसी राज्य की सरकार ही नहीं रही, क्या ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का चुनाव होगा? बताओ, ऐसी स्थिति में चुनाव होगा? भाई, संसद के दोनों सदनों के सदस्य करते हैं। मैंने कहा लोकसभा भंग हो गई, अब चुनाव होगा? होगा, यही ध्यान रखना। अगर जिस 28 राज्य हैं ना, 28 राज्यों की विधानसभाएं भंग हो जाएं, लोकसभा भंग हो जाए, जितने जो सांसद और विधायक हैं ना, अगर ये सबके सब बीमार पड़ जाएं, कोई वोट डालने ना पहुंचे, फिर भी चुनाव होगा, चुनाव नहीं रुकेगा। फिर चुनाव फिर कौन करवाएगा? राज्यसभा करवाएगी। और राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है जो कभी समाप्त नहीं होता, खत्म नहीं होता। अगर चाहें तो जो राज्यसभा के सदस्य हैं, अपर हाउस है, वो अकेला ही चुनाव करवा लेगा। ये चुनाव किसी भी हालत में रुकेगा नहीं, ये ध्यान रखना। बात क्लियर हो गई? चलो आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद कौन सा? 55। ये किसकी बात करता है? अनुच्छेद 55।
हाँ, निर्वाचन की रीति या निर्वाचन पद्धति, निर्वाचन पद्धति यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति क्या होगी, इसकी बात कौन करता है, अनुच्छेद 55। और ये कौन सी बात करता है निर्वाचन की पद्धति की, तो इसमें हमें जो ध्यान रखना है कि निर्वाचन की पद्धति क्या है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक, आनुपातिक या समानुपातिक जो भी लिखना हो, आनुपातिक गुप्त मतदान पद्धति द्वारा, आनुपातिक गुप्त मतदान पद्धति द्वारा, गुप्त मतदान पद्धति द्वारा। बात समझ में आई? कौन सी पद्धति से चुनाव होगा, एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान पद्धति द्वारा। अब सुनो भाई साहब, हमारे यहाँ जो चुनाव होता है वो दो तरीके से होता है। हमारे यहाँ जो भारत में चुनाव होता है वो दो तरीके से होता है। कौन से दो तरीके? एक तो आपके सामने दिखाई दे रहा है, दूसरा कौन सा तरीका? हाँ, दूसरा कौन सा तरीका? अरे एक तरीका जो राष्ट्रपति चुने जाते हैं, एक तरीका वो जो एमएलए एमपी चुने जाते हैं, विधायक और सांसद चुने जाते हैं। उनमें होता क्या है कि जो विधायक या सांसद जो चुने जाएंगे उसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट कहते हैं, अग्रता ही विजेता। अग्रता ही विजेता कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति ज्यादा वोट ले आए, चाहे एक ही ज्यादा ले आए, वो विजेता होगा। उसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट या फिर अग्रता ही विजेता कहते हैं। एक तरीका तो यह है जिसके तहत हमारे यहाँ चुनाव होता है। दूसरा तरीका कौन सा है जिसके तहत हमारे यहाँ चुनाव हो रहा है? दूसरा तरीका ये दे रखा है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक या समानुपातिक गुप्त मतदान पद्धति द्वारा। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो ज्यादा वोट लेके आया है वो नहीं जीतेगा, बस इतना ध्यान रखना। जो ज्यादा वोट लेके आया है, जैसे मान लो सबको 20-20 मिले और एक को 40 मिल गए, नहीं जीतेगा। क्यों नहीं जीतेगा? भाई ज्यादा वोट लेके आया तब तो जीतना चाहिए, लेकिन नहीं जीतेगा। उसका कारण क्या है कि हम यहाँ पे जो जीतने के लिए हमें कंडीशन चाहिए वो 50%, 50+1, इस आंकड़े को, इस कोटा को पार करना चाहिए। और इस कोटा को जिस व्यक्ति ने पार कर लिया वही राष्ट्रपति होगा। बात समझ में आई? कितना? 50+1 यानी आधे से एक ज्यादा, तब जीतेगा राष्ट्रपति। और इसमें क्या होता है, इसमें जैसे मान लो हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, ज्यादा आपने बड़े चुनाव की जानकारी नहीं हो तो प्रधानी वाले चुनाव की तो जानकारी मेरे विचार से होगी। उसमें अगर 10 लोग खड़े हुए हैं, 10 लोग खड़े हुए हैं, तो उसमें यह थोड़ी है कि कुल जनसंख्या का 50% वोट जिसको मिल जाए या कुल वैध मतों का 50% जिसको मिल जाए वो जीतेगा। वो थोड़ी जीतता है। वहां तो अगर किसी को जो 10 जगह बटे हैं ना, और जो अगर 10 लोग खड़े हैं तो किसी को जो 10% मिल रहे हैं, वो अगर 9 को मिल जाए और 9% मिल जाए और बाकी 1 को मिल जाए तो वो जीत जाएगा। वहां 15% वाला भी जीत सकता है, 20% वाला भी जीत सकता है। यहां जीतने के लिए आपको आंकड़ा क्या चाहिए? निर्धारित कोटे को पार करना चाहिए, निर्धारित कोटे को छूना चाहिए। और ये कोटे को नहीं छुआ तो यहां नहीं जीतेगा। क्या मतलब है इन शब्दों का? ये जो संक्रमणीय है इसका मतलब है कि जो व्यक्ति है, अगर 5 लोग हैं, 5 लोग खड़े हैं, 4 लोग खड़े हैं, तो वोट देने वाला सभी को वोट देगा। बस इतना ध्यान रखना। राष्ट्रपति का जो वोट देगा, अगर जैसे मान लो आप खड़े हैं और मैं वोट डालने जा रहा हूं, तो मैं जो वोट करूंगा वो सभी को वोट करूंगा। फिर फायदा क्या होगा? फायदा होगा कि मुझे ये देखना है कि आप ज्यादा अच्छे हो, कि आप ज्यादा अच्छे हो, कि आप ज्यादा अच्छे हो। वो मुझे प्राथमिकता देनी है कि मैं पहले नंबर पे किसको चाहूंगा, और अगर ये नहीं जीता तो मैं दूसरे नंबर पे किसको चाहूंगा। या तो मुझे ये मिल जाए, ये ना मिले तो ये मिल जाए। ये वाला कॉन्सेप्ट जहां चलता है वो क्या कहलाएगा? संक्रमणीय। संक्रमणीय का मतलब आपका वोट जो है वो ट्रांसफरेबल हो जाएगा, हस्तांतरीय हो जाएगा। ठीक है, संक्रमित हो जाएगा। संक्रमित का मतलब बीमार नहीं, यानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा। संक्रमणीय इसको हम बोले, ट्रांसफरेबल जिसको बोले। आनुपातिक का मतलब क्या है? आनुपातिक का मतलब यह है कि यहाँ जो विधायक और सांसद के मतों का मूल्य है वो समान किया जाता है। क्योंकि भाई जो सांसद है वहां जनसंख्या तो ऑलरेडी ज्यादा होगी। सांसद जहां से चुनाव लड़ता है वहां 4-5 विधायक ऑलरेडी रहते हैं, तो उसके वोट की वैल्यू तो वैसे ही बढ़ जाएगी। तो इसको एक निश्चित अनुपात में बांटने के लिए, समानता लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है?
आनुपातिक। मतदान कैसा होगा, खुला या गुप्त? गुप्त। अगर आपने किसी को वोट दिखा के डाल दिया, किसी को वोट बता के डाल दिया, वोट कैंसिल हो जाएगा। जो वोट आपको करना है वो किसी को बताना नहीं है, दिखा के नहीं डालना है, और दिखा के वोट डाल दिया तो वोट अपना क्या होगा, कैंसिल। और इसी को हम क्या कहते हैं, एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान पद्धति द्वारा। बस इस सिस्टम को ही ध्यान रखना है कि किस सिस्टम के तहत चुनाव होता है, और ये सिस्टम है ये किस जगह दे रखा है, इसको भी ध्यान रखना है। अरे बात क्लियर हो गई? बताओ आगे देखते हैं। अनुच्छेद कौन सा, 56। ये किसकी बात करता है, राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात। किसकी बात कर रहा है, राष्ट्रपति का कार्यकाल। कार्यकाल तो मेरे विचार से सबको पता होगा, कितने वर्ष होता है, 5 वर्ष। बताओ कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। तो इसमें तो कोई समस्या है ही नहीं। अरे बताओ हैं? कितना होता है, 5 वर्ष। कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। अब तो मेरे विचार से तो कोई समस्या होगी नहीं। देखो क्या समस्या आएगी, क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं। अगर मैं बात करूं 5 वर्ष से पहले और दूसरी में बात करूं 5 वर्ष के बाद, क्या क्या कंडीशन बनती हैं, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। अगर 5 वर्ष से पहले अगर मृत्यु हो जाए, 5 वर्ष से पहले क्या हो जाए, मृत्यु, तो मृत्यु हो जाए तो फिर राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट यहाँ हैं, कार्यकाल किसका, प्रेसिडेंट का, यहाँ जो राष्ट्रपति हैं इनकी जगह मृत्यु के उपरांत कौन काम करेगा। अगर मान लो जो प्रेसिडेंट हैं ये पद पर ना हो, तब यहाँ काम कौन करेगा, उपराष्ट्रपति। कौन काम करेगा, उपराष्ट्रपति। मान लो भाई साहब किसी भी तरीके से ये भी नहीं है, चले गए, अब कौन काम करेगा, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बताओ 5 वर्ष से पहले अगर किसी भी तरीके से अनहोनी हो जाए कोई, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि राष्ट्रपति पद पे नहीं है तो उपराष्ट्रपति काम कर लेगा, और मान लो उपराष्ट्रपति भी नहीं है तब पद पे कौन काम करेगा। ऐसा कभी हुआ है क्या, बताओ। हाँ, ऐसे कोई जानकारी में देखो, जो उस समय जो राष्ट्रपति थे, यहाँ पे उपराष्ट्रपति थे बीबी गिरी, ठीक। और बीबी गिरी के टाइम बीबी गिरी को चुनाव लड़ना था। इन्होंने भाई साहब ये जो यहाँ राष्ट्रपति थे, वो राष्ट्रपति उस समय कौन थे, जब बीबी गिरी उपराष्ट्रपति थे उस समय राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई, और बीबी गिरी जो उपराष्ट्रपति थे वो राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगे। अब बीबी गिरी को भाई साहब चुनाव लड़ना था, तो इन्होंने क्या कर दिया, जो उपराष्ट्रपति के पद पर थे उससे त्याग पत्र दे दिया। अब ना तो पद पे राष्ट्रपति रहे, ना पद पे उपराष्ट्रपति रहे। तो ऐसी स्थिति में जो एम हिदायतुल्लाह हैं, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने राष्ट्रपति के का जो काम है कार्यभार संभाला था। बात समझ में आई। अगर राष्ट्रपति ना है तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ना है तो, और अगर ऐसा कभी हुआ है तो हाँ हुआ है। कब हुआ है, जो जाकिर हुसैन साहब थे राष्ट्रपति, इनकी जैसे ही मृत्यु होगी तो इनके पद जो कार्य जो करेगा, इनके पद पर वो कौन करेगा, बीबी गिरी। और बीबी गिरी को चूंकि चुनाव लड़ना है, उन्होंने त्यागपत्र दिया, और फिर कार्यभार किसने संभाला। हाँ, ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रपति का जो पद है, ये पद कभी भी खाली नहीं होता है, इसको भी ध्यान रखना है। राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं होता है, रिक्त नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक। अगर मान लो ये, अगर मैं बात करूं पहले, अगर ये भाई साहब और कैसे खाली हो सकता है, त्याग पत्र दे दे। कैसे खाली हो सकता है, त्याग पत्र दे दे। और त्याग पत्र अगर जो राष्ट्रपति जी हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, ये प्रेसिडेंट त्याग पत्र देंगे तो किसको देंगे, ये प्रेसिडेंट त्याग पत्र देंगे तो किसको देंगे, वाइस प्रेसिडेंट को देंगे।
उपराष्ट्रपति को देंगे, त्याग पत्र किसको देंगे, उपराष्ट्रपति को। चलो दे दिया उपराष्ट्रपति। अब जैसे ही राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र दिया तो अब राष्ट्रपति, जो उपराष्ट्रपति जी हैं, वो जो राज्य का, जो राष्ट्र का जो सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का पद, वो पद जैसे ही खाली होगा, जैसे ही उपराष्ट्रपति को ये त्यागपत्र राष्ट्रपति जी देंगे, वैसे ही जो उपराष्ट्रपति है ये सर्वप्रथम सूचना किसको देगा, जाके किसको देगा, मोदी जी को। किसको देगा, लोकसभा अध्यक्ष को। क्यों देगा, लोकसभा अध्यक्ष को क्यों देगा, अरे प्रधानमंत्री को देना चाहिए ना, लोकसभा अध्यक्ष क्यों देगा। देखो ये जो लोकसभा है वो जनता का सदन है, और जनता के सदन का जो सर्वोच्च नागरिक जिसको कहना चाहिए, प्रथम नागरिक जिसको कहना चाहिए, या भारत का सर्वोच्च पद कहना चाहिए, जिस जनता ने जिसको चुना है, तो सबसे पहले उस जनता को, उन लोगों को पता होना चाहिए कि आपका जो सर्वोच्च पद था वो खाली हो चुका है। इसका मतलब कि सबसे पहले ये सूचना किसको देगा, लोकसभा अध्यक्ष को देगा, क्योंकि जनता के सदन को, भारत की जनता को ये पता होना चाहिए कि आपका जो सर्वोच्च पद है वो पद खाली हो चुका है। अब दूसरी बात, ये भाई साहब फिर चलो अच्छी बात है लोकसभा को सूचना दे दी, लेकिन राज्यसभा को क्यों नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, राज्यसभा को सूचना क्यों नहीं देगा, उससे कौन सी दुश्मनी है, देना चाहिए ना। अरे भाई साहब सुनो, उसे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सभापति स्वयं होता है। अरे बात समझ में आई, जो राज्यसभा है उसका सभापति कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। राज्यसभा को देने की जरूरत ही नहीं है, त्यागपत्र ही मान लो राज्यसभा को दिया गया है, जब उपराष्ट्रपति को दिया गया है, तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। तो ये पदेन सभापति है, इसे अलग से देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो लोकसभा अध्यक्ष है उसको सूचना देने की आवश्यकता है। बात क्लियर हो गई। चलो और क्या क्या हो सकता है इसमें, या तो पहले मृत्यु हो जाए तो क्या कंडीशन होंगी, बात समझ में आ गई होगी। दूसरी कंडीशन मैंने बता दी कि अगर ये त्याग पत्र दे दे तो क्या कंडीशन होंगी। अगली बात क्या है, तीसरा आधार क्या हो सकता है, इंपीचमेंट। तीसरा क्या हो सकता है, महाभियोग। महाभियोग, ये जो महाभियोग है, अब देखो बड़ा आपको कंफ्यूजन होगा। मैंने कहा महाभियोग जो है वो अनुच्छेद 61 में है, अब मैंने 56 में महाभियोग लिख दिया, तो टेंशन होना तो स्वाभाविक है। किताबों में भी आपने 61 ही पढ़ा होगा, मेरे विचार से 56 नहीं पढ़ा होगा, किताबों में 61 ही मिलता है। लेकिन ध्यान रखना, महाभियोग शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 56 और 61 दोनों में है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, महाभियोग क्यों लाया जाएगा ये 56 में दे रखा है, महाभियोग की प्रक्रिया क्या होगी ये 61 में दे रखा है। बात क्लियर हो गई। महाभियोग, अगर आपसे सिर्फ इतना सा क्वेश्चन पूछा जाए कि महाभियोग शब्द का उल्लेख है, आपको आर्टिकल दिए जाएं 54, 56, 58, इनमें से कोई नहीं, क्या लगा क्या हो गए 56, इनमें से कोई नहीं करना है। अगर ये 56 और 61 दोनों हैं तब हमें क्या बताना है, उपयुक्त दोनों बताना है। बात समझ में आई। अगर आपसे स्पेशली ये कहकर पूछ रहा है कि जो महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तब केवल 61 में बताना है, और अगर शब्द का उल्लेख पूछे तो 61 और 56 दोनों में ही बताना है। बात क्लियर हो गई। अच्छा, ये महाभियोग लाया जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है, लेके आओ। क्यों आता है, क्यों आएगा महाभियोग, हाँ क्यों आएगा महाभियोग, क्यों आएगा, ऐसे ही मन करेगा तब, राष्ट्रपति जी घोटाला करेंगे तब, किसी की जमीन लिखवा लेंगे तब, सिर्फ केवल जो इम्पीचमेंट आएगा उसका केवल एक ही आधार है, वो कौन सा आधार है, संविधान का अतिक्रमण, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सिर्फ एक ही आधार है अतिक्रमण लगने का, कौन सा, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अतिक्रमण करने पर क्या लाया जाता है, महाभियोग। महाभियोग लाकर भी कार्यकाल से पहले राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। कार्यकाल से पहले हटने के 3-4 एग्जाम्पल हो गए, क्वेश्चन आए हुए हैं, पूछे हुए हैं, ध्यान रखना कौन कौन सा। अगर ये त्यागपत्र दे दे 5 साल से पहले हट सकते हैं। दूसरी बात, ये त्यागपत्र देगा तो किसको देगा, राष्ट्रपति को। बाई चांस
एक्सपायर हो जाए, तब स्थिति क्या होगी? अगर इन्होंने कुछ घपला कर दिया, घपला क्या, संविधान का अतिक्रमण कर दिया, तो ऐसी स्थिति में भी इनको 5 साल से पहले हटाया जा सकता है। 5 साल के बाद की कंडीशन क्या होगी जिसके आधार पर हटा सकते हैं? पहले वाली तो हमने पढ़ ली, बाद वाली क्या है बताओ? हाँ, अच्छा सीधी सी बात आप इतना बता दो कि जो राष्ट्रपति जी हैं वो क्या 5 साल से ज्यादा पद पर रह सकते हैं? रह सकते हैं, बस इतना बताना है। 5 साल से ज्यादा भी रह सकते हैं। ये राष्ट्रपति जी अगर पद पर हैं, देखो चले गए तब तो भैया कोई बात ही नहीं है, तब तो उपराष्ट्रपति आ ही जाएंगे। और जब तक अगर जो नया चुनाव, हालांकि जो 5 वर्ष का कार्यकाल है इससे पहले कराने के लिए कहा गया है, अगर चुनाव में किसी भी तरीके से देरी होती है, चुनाव लेट होता है, 5 साल के बाद भी अगर टाइम लग जाता है तो पहले वाले राष्ट्रपति जैसे के तैसे बने रहेंगे, ये भी ध्यान रखना। बात समझ में आई? यानी कि अगर जैसे चुनाव में देरी हो गई, चुनाव नहीं हो पाया, तो ऐसा थोड़ी है कि उनके 5 साल हो गए उन्हें हटा दो राष्ट्रपति को लगा दो, नहीं होगा। वे तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक नया राष्ट्रपति चुनकर नहीं आता है। 5 साल के बाद भी रह सकते हैं, 5 साल के भीतर भी जा सकते हैं। और नॉर्मली अगर पूछा जाए कार्यकाल कितना होता है तो आंसर हमें कितना देना है? 5 वर्ष होता है। आज की बात हम यही समाप्त करते हैं। सबको धन्यवाद, थैंक यू।